आर्मी चीफ से बिजनेसमैनों की मीटिंग। गौहर इजाज चन्योटी शेख फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दादा जमींदार थे, लेकिन ये सन 1947 में कराची शिफ्ट हुए और कारोबार शुरू कर दिया। वालिद शेख इजाज अहमद जवान हुए तो दादा ने एक मुरब्बा जमीन बेची, बेटे को 50,000 रुपए दिए और खुद रिटायरमेंट ले ली। वालिद ने कारोबार शुरू किया और कमाल कर दिया। ये 2 दहाइयों में अरबपति बन गए, सेनेटर भी बने और 18 साल चैम्बर की सियासत भी की। ये बादजां गुर्दों की खराबी की वजह से डायलिसिस पर चले गए। गौहर इजाज उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वालिद ने उन्हें बुलाया और कारोबार उनके हवाले करके खुद को वेलफेयर के कामों के लिए वक्फ कर दिया। ये लोग उस वक्त अजनास की ट्रेडिंग करते थे। गौहर इजाज ने यह कारोबार संभाल लिया। सन 1991 में कराची के हालात खराब होने लगे तो वालिद ने उन्हें लाहौर भेजवा दिया। गौहर इजाज ने लाहौर आकर 5 टेक्सटाइल मिल्स लगा ली। ये उसके बाद रियल एस्टेट में आए और 30,000 एकड़ पर लेक सिटी बना दिया। एप्टिमा की सियासत में भी आए, बॉडी बनाई, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान को टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्री बना दिया। ये इस वक्त भी पाकिस्तान के 12 बड़े बिजनेसमैनों में शामिल हैं, लेकिन इनका असल कमाल वेलफेयर है। ये 17 बरसों से जिना अस्पताल में मरीजों के मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं। इस सहूलत से साल में 50,000 मरीज मुफ्त फायदा उठाते हैं और इस पर गौहर इजाज के 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये उसके साथ साथ जिना अस्पताल के मरीजों, लवाहिकीन और अमले में रोजाना खाने के 10,000 पैकेट्स भी तकसीम करते हैं। उनमें नाश्ता, लंच और डिनर शामिल होता है और ये काम भी ये 16 बरसों से कर रहे हैं। ये इसके साथ साथ यतीम खाने, स्कूल और राशन की स्कीमें भी चला रहे हैं। अब सवाल ये है, गौहर इजाज इस तरफ क्यों और कैसे आए? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। ये 2008 में 10 अरब रुपए के मकरूज थे। इन्होंने दुआ की कि अगर अल्लाह ताला मुझे कर्ज से निजात दे दे तो मैं अपनी कमाई का 50% अल्लाह की राह पर खर्च करूंगा। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर ली। ये 2016 में कर्ज से निजात पा गए और फिर वो दिन है और ये दिन है, ये अपनी आमदनी का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं और इसके बदले अल्लाह इन्हें हर किस्म के मसले और मुसीबत से महफूज रखता है। गौहर इजाज इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर और फाइनेंसर थे, लेकिन 2021 में अलीम खान की वजह से इख्तलाफात पैदा हो गए और ये इमरान खान से दूर हो गए। 7 मार्च 2023 को आर्मी चीफ हाउस में मुल्क के 10 बड़े बिजनेसमैनों की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात हुई थी। मुझे किसी जरिए से पता चला इस मीटिंग के लिए गौहर इजाज ने अहम किरदार अदा किया था। लिहाजा मेरी इस बुध और जुमेरात को लाहौर में गौहर इजाज से 2 मुलाकातें हुई। गौहर इजाज ने बताया, मेरे साथ पंजाब के 5 बिजनेसमैन थे, जबकि 5 बिजनेसमैनों को आरिफ हबीब कराची से लेकर आए थे। यूं हम 10 लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। कराची से आरिफ हबीब, बशीर जान मोहम्मद, मोहम्मद अली तबा, शाहिद सूरती और शहबाज मलिक थे, जबकि पंजाब से मैं, फवाद मुख्तार, शहजाद असगर, फैसल आफरीदी और मियां एहसन थे। मैंने पूछा, आप आर्मी चीफ से क्यों मिले? उनका जवाब था, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही के दिहाने पर खड़ा है। हम 10 लोग ये महसूस करते हैं पाकिस्तान को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं और इम्पोर्टर्स भी, और हमारे पास 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स भी है। हम रियासत को ये यकीन दिलाना चाहते थे हम इन हालात में भी मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दूसरा, हमारा ख्याल था हमारी मुलाकात के बाद बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा होगा। चुनाचे हमने आर्मी चीफ से राब्ता किया और हमें मुस्बत जवाब मिला। मैंने पूछा, आप हुकूमत के पास क्यों नहीं गए? ये हंसकर बोले, हुकूमत इमरान खान की हो या पीडीएम की, ये फैसला साजी में मार खा जाती है, जबकि मईशत फौरी और ठोस फैसलों के बगैर नहीं चल सकती। मईशत में आज और अभी बहुत अहम होता है, जबकि सरकारी फायर ब्रिगेड में पानी भरवाने का अमल भी 6 दिन में मुकम्मल होता है। चुनाचे जनरल बाजवा हों या जनरल आसिम मुनीर, हम बिलाखिर फौज के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? ये बोले, मसलन पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। हमने 2021 से 2022 में $19.5 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी और ये हमारी पोटेंशियल का आधा है। हम बड़ी आसानी से इसे डबल कर सकते हैं,
लेकिन टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए और पाकिस्तान में कपास की पैदावार तेजी से कम हो रही है। हम हर साल बाहर से $4 बिलियन की कपास मंगवाते हैं, उसका धागा और कपड़ा बनता है और फिर गारमेंट्स बनकर एक्सपोर्ट होती हैं। चुनाचे हमारे पास अगर कपास नहीं होगी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी और कपास खरीदने के लिए $4 बिलियन चाहिए, जबकि हमारे मालियाती ज़खायर $3 बिलियन से भी कम हैं। लिहाजा फिर कारोबार कैसे चलेगा? हम 10 साल से हुकूमत के दरवाजे पर टकरे मार रहे हैं। आप मुल्क में कपास का नया बीज आने दें ताकि हम अपनी जरूरत की कपास पैदा कर सकें। हमें बाहर से न मंगवानी पड़े, लेकिन वफाक हमें सूबों के पास भिजवा देता है और सूबे हमारे पास अथॉरिटी नहीं है का जवाब देकर हमें दोबारा इस्लामाबाद रवाना कर देते हैं। हम फिर क्या करें? दूसरा, हम हर साल $6 बिलियन का खाने का तेल मंगवाते हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से मुल्क में कॉर्न, सूरजमुखी, कैनोला और सोयाबीन उगाकर ये $6 बिलियन बचा सकते हैं, मगर हुकूमत हमें पल्ला नहीं पकड़ाती। हमने उस दिन ये हकीकत आर्मी चीफ के सामने रखी और फौरी तौर पर ये फैसला हो गया। हुकूमत हमें जमीनें इकट्ठी करके देगी, हम बाहर से कंपनियां लेकर आएंगे और मुल्क में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, कतर और UAE इस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, मगर ये हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हमारी तरह इस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगते हैं और हमने ये हकीकत उस दिन बताई। बिल्कुल इसी तरह माइनिंग और IT में भी बेतहाशा पोटेंशियल है और चीन और अरब ममालिक इन सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। लिहाजा काम कैसे होगा? मैंने पूछा, क्या मीटिंग में कोई सियासी गुफ्तगू हुई थी? ये कतई लहजे में बोले, हरगिज नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ मईशत और बिजनेस था। ताहम बशीर जान मोहम्मद, डालडा के मालिक, ने इसहाक डार से इतना कहा था, आप इलेक्शन करा दें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने ये सुनकर बशीर जान से पूछा था, अगर PDM इलेक्शन जीत गई तो क्या इमरान खान नताइज मान लेंगे? मेरे इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, आर्मी चीफ का इस पर क्या रद्द अमल था? ये बोले, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैंने पूछा, क्या इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात से परेशान है? ये बोले, आर्मी चीफ ने हमें कुरान मजीद और अहादीस का हवाला देकर बताया, इंसानों और कौमों पर ऐसे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, अल्लाह ताला वक्त फेरता रहता है, हम भी बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। मुझे उनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ वहाँ भी तशवीश मौजूद है, लेकिन परेशानी नहीं है, ये लोग पुर उम्मीद हैं। मैंने पूछा, क्या इसहाक डार IMF की वजह से परेशान थे? ये बोले, जी हाँ, ये थे। उनका कहना था, तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF हमारी नाक रगड़ रहा है और जब तक ये मामला नहीं निपटेगा हम बहरान से बाहर नहीं आ सकेंगे। मैंने मशवरा दिया, हमें मुतबादिल रास्ते भी तलाश करने चाहिए। हमें रूस और ईरान से सस्ता पेट्रोल लेना चाहिए। हमें एनर्जी में भी खुद कफालत का बंदोबस्त करना चाहिए। हम आखिर कब तक इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे? मैंने पूछा, इमरान खान ने आपकी मुलाकात के बाद ये क्यों कहा था? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी। ये हंसकर बोले, मैंने दिसंबर 2022 में 3 बिजनेसमैनों के साथ जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया था, आप सूबों में असेंबलियां न तोड़ें, मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन वक्त पर होने दें, वरना मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, मईशत भी जाएगी और आपको इलेक्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका जवाब था, मुझे मेरे वकील बता रहे हैं हुकूमत 90 दिनों में हर सूरत इलेक्शन कराएगी और यूं मैं दोनों सूबों में दोबारा हुकूमत बना लूंगा। मैंने उन्हें बताया, आप मेरी बात लिख लें, आपने अगर असेंबलियां तोड़ दी तो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और आप सूबों से भी जाएंगे, मगर ये ना माने और आज आप सूरत हाल देख लें। चुनाचे हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई थी, हम तो दिसंबर 2022 में भी उन्हें बचा रहे थे। ये गड्ढा इमरान खान ने खुद खोदा है और ये रोज दूसरों को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने पूछा, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या फायदा हुआ? ये हंसकर बोले, बहुत फायदा हुआ। बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने 45,267 एकड़ जमीन इकट्ठी करके फौज के हवाले कर दी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम अब उस जमीन पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। ज़राअत तरक्की करेगी और हम कम अज कम अजनास में खुद कफील हो जाएंगे और इससे अरबों डॉलर का सरमाया बचेगा। मैंने पूछा, इमरान खान का इशू क्या है? ये हंसकर बोले, ये बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाते हैं।